हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एट्थ चैप्टर तक इश्यू ऑफ शेयर्स तक मैंने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और मैंने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में भी डाला है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स के जो 1 to 8 चैप्टर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे प्लेलिस्ट में। एंड उसी के साथ है ना, जो चैप्टर नंबर 7 एंड 8 है उसके इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स थोड़े बाकी है, तो वो धीरे धीरे मैं करवा ही रही हूँ। और ये चैप्टर नंबर 9 है, अभी इसको हम स्टार्ट कर देते हैं तो बेटर रहेगा, ताकि आप लोगों को इसका जो डर है कि भाई ये चैप्टर में क्या है, क्या कंटेंट है, हमको क्या करना होगा, तो वो भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो इसमें जो जो कंटेंट है, यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो हम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये स्टडी करने वाले हैं। फिर जो टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं, कौन से टूल्स यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए, तो वो टूल्स को, हम टेक्निक्स को स्टडी करने वाले हैं। देन हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी करेंगे एंड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज को हम स्टडी करने वाले हैं। अभी ये आपको क्यों स्टडी करना है माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप डिग्री में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को कंपनी की बैलेंस शीट्स और उस पर बेस्ड रेशियोज होंगे। जब आप पोस्ट डिग्री के लिए जाओगे तो वहां पर भी ये रेशियोज है ना आपको यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कैसे की जाती है एंड कौन से टूल्स इसमें यूटिलाइज किए जाते हैं और इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट रेशियोज को, अकाउंटिंग रेशियोज को, और उन्हें कैसे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियोज। रेशियोज क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियोज में बैलेंस शीट रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो बैलेंस शीट रेशियो दो टाइप के होंगे, एक होगा करंट रेशियो एंड एक होगा लिक्विड रेशियो। देन इनकम स्टेटमेंट रेशियो कौन सा होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो होगा एंड ऑपरेटिंग रेशियो होगा। एंड कंबाइंड एंड मिक्स्ड रेशियो में हम स्टडी करने वाले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI बोलते हैं। तो ये है ना रेशियोज के बारे में है, इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो मीनिंग, सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली, जिनको है ना टाइमली प्रिपेयर करना पड़ता है। जनरली है ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर होते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ये प्रिपेयर्ड होते हैं, जब सारे के सारे इंफॉर्मेशन है ना सारे बुक्स ऑफ अकाउंट से जब अवेलेबल हो जाती है, तो उन्हें समराइज्ड फॉर्म में हमें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें उसे प्रेजेंट करते हैं। नाउ द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस है ना स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है फाइंड आउट करने के लिए, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस कितना सॉल्वेंट है, उसकी सॉल्वेंसी मतलब वो कितना कैपेबल है भाई, वो क्रेडिटर्स का पेमेंट करने में, अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने में उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। देन बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कि भाई उसके ना ताकत, फंड को लेकर, फाइनेंस को लेकर वो कितना कैपेबल है, एंड बिजनेस का स्टेटस क्या है, ये है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम इजीली जान सकते हैं। एंड ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये कंप्लीट पिक्चर दे देते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की एंड मैनेजरियल परफॉर्मेंस की, कंपनी के, पर्टिकुलर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और वहां की जो मैनेजरियल परफॉर्मेंस है उसका अच्छा खासा पिक्चर वो प्रेजेंट कर देते हैं क्लाइंट्स के सामने, कस्टमर्स के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के सामने। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं एनुअल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द प्रॉफिट कंसर्न, इनको प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर करते हैं, एज वेल एज जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है। देखो हमारे 12th के सिलेबस में हमने प्रॉफिट कंसर्न एंड नॉन प्रॉफिट कंसर्न दोनों के हमने अकाउंटिंग सीखे हैं, राइट। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट आप लोगों ने सीखा है एंड आप लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन का भी है ना, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 है वो उस पे बेस्ड हम लोगों ने सारे सॉल्यूशंस किए हैं, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों ही के द्वारा ही प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों ही अपनी पोजीशन को जानना चाहते हैं। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बिजनेस के। एक तो होता है बैलेंस शीट, जिसे हम है ना पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज अ पोजीशन स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करता है। एंड सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम है ना एन इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट एज वेल। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स, इसमें दो एस्पेक्ट्स, दो पहलू इसमें इंक्लूडेड है। दो पहला एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को पहले एनालाइज करो मेथड्स यूज करके। इट प्रोवाइड्स मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिस्टमेटिकली मेथोडिकली उसे क्लासिफाई करना एंड बाद में उसको एक्सप्लेन करना, उसका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, जो डेटा है उसका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस बताना, इंपॉर्टेंस बताना, तो जिसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को इंटरप्रेट करना। सो इट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, भाई क्यों इसको स्टडी करना है, इसका क्या फायदा है। तो यहाँ पे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सोर्सेस, ये सोर्सेस होते हैं, सोर्सेस टू वेरियस यूजर्स, जो अलग अलग यूजर्स है, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, तो इनको यूजफुल है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जरूरी है। द मेन ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो इस तरीके से है, इट हेल्प्स टू प्लानिंग, प्लान करने में ये हेल्प करता है, टू हेल्प इन प्लानिंग में हेल्प करता है, टू एजिस्ट, ये एजिस्ट करता है इन एस्टिमेटिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो अर्निंग्स है, इनकम है, उसको एस्टिमेट करने में ये हेल्प करता है, कैलकुलेट करने में ये हेल्प करता है। देन टू एसिस्ट इन इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजन, जब कोई इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजंस लेना है तो ये इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए ये एसिस्ट करता है, हेल्प करता है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, बिजनेस की जो कैपेबिलिटी है, बिजनेस की सिचुएशन है, वो फाइनेंशियल सिचुएशन पता चलती है इससे। एंड टू हेल्प मैनेजमेंट इन एसेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर फर्म कितना कैपेबल है, कितना एफिशिएंट है, तो ये पता करने में इससे हेल्प मिलती है। एंड देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्स, भाई कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज है फर्म के पास, कंपनी के पास, तो ये पता करने में हेल्प होती है। देन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन नेट रिसोर्सेज, नेट रिसोर्सेज में जो चेंजेस है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज के वजह से जो अराइज हुए हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन टू डिस्क्लोज अदर इंफॉर्मेशन, अदर रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए जरूरत की है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। नाउ इसका 10 हम बोलेंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को, परफॉर्मेंस को एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई चेंजेस है किसी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल पोजीशन में, तो ये उसको प्रेजेंट करता है। दैट इज यूजफुल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, जो है ना बहुत ही यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने में ये हेल्प करता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, इसके तो डिसएडवांटेजेस क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पावरफुल मैकेनिज्म, ये पावरफुल मैकेनिज्म है, टूल है विच हेल्प्स इन असर्टेनिंग द स्ट्रेंथ, बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ये इन द ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। लेकिन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन द डेटा, लेकिन ये तो डिपेंड किस पे करेगा, भाई जो डेटा अवेलेबल होंगे, इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा पर्टिकुलर कंपनी फर्म, उसी के बेसिस पे बनेगी ना ये, तो वो उसमें कितनी एक्यूरेसी है उस पर डिपेंड करेगा। तो सप्लाइड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक रिजल्ट, क्या बिजनेस का इकोनॉमिक रिजल्ट, सही डेटा मिलना जरूरी है एंड फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, तो ये तो इंफॉर्मेशन एंड डेटा वेब पे डिपेंड करेगा। इसकी जो एक्यूरेसी है वो डेटा पे जो डेटा अवेलेबल किए जाएंगे, इंफॉर्मेशन अवेलेबल किए जाएंगे फाइनेंशियल प्लानर को, उसके ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पर जो मेन लिमिटेशंस है फाइनेंशियल एनालिसिस की, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, तो सबसे पहले यहाँ पे
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। इसमें जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो है ना इस यहाँ पे इग्नोर की जाती है, दीज आर इग्नोर्ड, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। तो जैसे कि ओनली द इंफॉर्मेशन, जैसे कि विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो मॉनेटरी टर्म्स में इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई देगी। बाकी जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जैसे गुडविल हो गई, कंपनी का जो एफिशिएंसी हो गई, मैनेजमेंट की कॉम्पिटिशन हो गई, ये सब इग्नोर्ड हो जाती है इसमें। अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स रिलेटिंग टू क्वालिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर इग्नोर्ड। जिनको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको वो सारे के सारे यहाँ पे इग्नोर हो जाएंगे। जैसे कि गुडविल को फिर भी मॉनेटरी टर्म में जब हम सेल करते हैं तब इसको इवेल्युएशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज इसका कोई मायने नहीं रखता है। देन हार्मनी हो गया, एफिशिएंसी हो गई, मैनेजमेंट की कॉम्पिटिशन हो गए एक्सेट्रा, इनको इग्नोर कर दिए जाते हैं यहाँ पे। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। देन सेकेंड थिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये प्रिपेयर की जाती है, प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स। एसेट्स की जो बुक वैल्यूज है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पहले जो इनिशियली जो प्राइमरी कॉस्ट है उनके ऊपर डिपेंड कर उनके ऊपर प्रिपेयर की जाती है, उसके आधार पर। दे डू नॉट प्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस। आज क्या प्राइसेस में चेंजेस आए उसका इफेक्ट वो लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं, इसीलिए ये हिस्टोरिकल कॉस्ट ये भी एक इसका लिमिटेशंस हो गया। देन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, उसके ऊपर बेस्ड रहता है। तो ओल्ड ट्रेडिशनल उस पर बेस्ड है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जो है ना हम ट्रेडिशन फॉलो करते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट्स हैं आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी, तो ये रियलिटी से काफी है ना दूर है, ये रियलिटी को टचअप नहीं करता है। एंड देयर एनालिसिस कैनॉट बी मच ये ज्यादा इनको हम यूज नहीं कर पाते हैं। देन इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, ये डिपेंड करता है भाई पर्सन टू पर्सन, हमारा सोचने का नजरिया अलग अलग होता है सबका, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स होते हैं आर अफेक्टेड बाय द पर्सनल डिसीजंस के ऊपर अफेक्टेड होते हैं, उनकी वजह से अफेक्ट होते हैं इनमें। तो जो अकाउंट देर आर सो मेनी आइटम्स जो कि है ना अकाउंटेंट है ना खुद डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है, सीए डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड है, सीए डिसाइड करेगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे करना है सीए डिसाइड करेगा, अकाउंटेंट डिसाइड करेगा। राइटिंग ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह हो गया, तो इनको है ना कौन डिसाइड करता है, तो इनको अकाउंटेंट डिसाइड करता है। तो ये है ना ज्यादातर है ना पर्सनल जजमेंट पे इन्फ्लुएंस रहते हैं, रियलिटी बेस्ड नहीं होते हैं। देन फिफ्थ बिंग अनकम्पेरेबल, तो जो डिफरेंसेस होते हैं इन डेट ऑफ प्रिपरेशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनकम्पेरेबल। तो इनको हम है ना कंपेयर नहीं कर सकते फिर, क्योंकि सबके ना जो डेट ऑफ प्रिपरेशन है वो अलग अलग होता है, बिजनेस का नेचर अलग अलग हो सकता है, आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ये इस तरीके से। एंड देन स्टेटिक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटिक इन नेचर होते हैं, वो है ना एब्सोल्यूट फिगर्स, वो रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट फिगर्स, बट लेकिन है ना वो लोग है ना ये कौन से प्रोसेस से वो फिगर्स आए हैं वहां तक अप्रोच नहीं कर पाते, दे डू नॉट प्रेजेंट द प्रोसेस बाय विच द फिगर्स आर अराइव्ड। देन अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, तो विंडो ड्रेसिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हम लोग अच्छी अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कि ये बहुत ही अच्छा, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये सारा अकाउंटेंट के हाथ में एंड कंपनी के हाथ में होता है। तो समटाइम्स मैनेजमेंट है ना जस्ट है ना विंडो ड्रेसिंग करती है, मतलब वो खाली है ना रोजी पिक्चर्स दिखाती है, कंपनी की अच्छाइयाँ दिखाती है, जो नेगेटिविटी है वो प्रेजेंट नहीं करती, वीक पॉइंट्स नहीं दिखाती। कोई भी दिखाना चाहेगा क्या, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा। तो समटाइम्स मैनेजमेंट डिस्प्लेज रोजी पिक्चर थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बहुत ही अच्छे अच्छे रोजी पिक्चर्स दिखाते हैं, मतलब अच्छे विंडो ड्रेसिंग करती है। एंड इन ऑर्डर टू शो द एक्सीलेंट प्रॉफिट, तो अच्छा प्रॉफिट दिखाने के लिए सेल्स में भी इंक्रीज, तो वो सेल इंक्रीज करके दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक में भी ओवर वैल्यूड, और क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देंगे जिससे कि प्रॉफिट अच्छा दिखाई देगा। परचेसेस एट द एंड ऑफ द ईयर में नॉट बी शोन, और जो लास्ट में उन्होंने जो परचेसिंग की है एंड ऑफ द ईयर में वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाएंगे वो लोग। सो दिस मे बी नोन एज द विंडो ड्रेसिंग। तो इसका मतलब ये विंडो ड्रेसिंग हो गया। इट इज अ क्लियर फ्रॉम द अबव लिमिटेशंस।
तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लिमिटेशंस दिए हुए हैं, दैट द रिजल्ट ऑब्टेन एन एनालिसिस, जो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है ये ट्रू इंडिकेटर नहीं होती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ बिजनेस के, ट्रू इंडिकेटर्स ट्रू प्रेजेंटर नहीं होते हैं। सो दीज लिमिटेशंस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। तो ये लिमिटेशंस हमको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए जब भी हमको है ना कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो नाउ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले बैलेंस शीट को हम देखेंगे कि तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी गई है, दिस बैलेंस शीट, इसके लिए ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बैलेंस शीट को हमको वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज करना चाहिए। इट नीडेड टू बी अरेंज इन वर्टिकल फॉर्मेट, क्योंकि ये सूटेबल होती है एनालिसिस के लिए, इजी होता है एनालाइज करना इसके हेल्प से। तो यहाँ पे ABC, सपोज कोई भी कंपनी का नाम, कंपनी लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन, ये स्पेसिमेन दिया गया है। तो इसी को हम जरा गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिकल फॉर्म में होगी और जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी, अब हमें ना कॉर्पोरेट कंपनी की बात कर रही है, ये है ना, यहाँ पर हमें ना इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर, ये जो जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी से जो अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है उनकी बात कर रहे हैं। हमने जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो वो इश्यू ऑफ शेयर्स, जो कंपनी शेयर्स इश्यू करती है उन कंपनी की बात करें तो उनकी बैलेंस शीट है वो है ना 2 पैटर्न में, मतलब उनका जो वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी तो उसमें सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहाँ से फंड्स है ना वो अवेल हुआ, कंपनी को रिसीव हुआ, एंड सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इस तरीके से वो फंड्स कहाँ पे अप्लाई हुआ। तो इस तरीके से वर्टिकल स्टेटमेंट को हम देखने वाले, वर्टिकल बैलेंस शीट हम देखने वाले हैं कंपनी की। एंड यहाँ पर अभी ये जो वर्टिकल बैलेंस शीट है तो इसमें सोर्सेस ऑफ फंड्स में कहाँ से फंड्स अवेल होते हैं कंपनी को, कहाँ से रिसीव होते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज को। तो यहाँ पे ओनर्स ऑफ फंड, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स, जो फंड शेयर होल्डर्स का फंड है वो सबसे टॉप में लिखा जाता है, जहाँ पर है ना शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल होता है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। फिर उसमें ऐड किया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो हमको तो माइनस करना ही है। देन जनरल रिजर्व को ऐड करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है उसको ऐड किया जाता है, एंड उसमें से लेस फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं वो माइनस करते हैं हम। तो यहाँ पर है ना इसके बाद में ये माइनस करने के बाद में जो फंड हमको रिसीव होगा दैट विल बी नेट वर्थ, और उसे ओनर्स फंड बोलेंगे। दैट विल बी, ये जो नेट फंड होगा, नेट वर्थ होगा और ओनर्स फंड, इसको हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स फंड, इसको ओनर्स फंड भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बी जो है उसमें बोरोड फंड्स आएगा, बोरोड फंड्स जिसमें है ना बैंक लोन, ये भी लायबिलिटीज के साइड में होता है ना, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया। जब हम है ना ओनर्स फंड में से, मतलब नेट वर्थ में से, ओनर्स फंड में से जब हम बोरोड फंड्स माइनस करते तो वी गेट टोटल फंड अवेलेबल। तो कंपनी के पास कितना टोटल फंड अवेलेबल है वो हमको रिसीव होता है। नाउ एसेट साइड की जब हम बात करते हैं तो उसे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहाँ फंड को अप्लाई किया, यूटिलाइज किया। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, तो कॉर्पोरेट से वो लैंड एंड बिल्डिंग, टॉप में प्लांट एंड मशीनरी हो गए, फर्नीचर हो गए, व्हीकल्स हो गए। तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स को हम टोटल कर आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड फिर वर्किंग कैपिटल, जिसमें है ना करंट एसेट्स आ जाएगा, करंट एसेट्स हो गया, जिसके अंदर करंट एसेट्स फर्दर डिवाइडेड है क्विक एसेट्स में, कैश में, बैंक में। देन यहाँ पे डेटर्स करंट एसेट्स में आते हैं। देन बिल्स रिसीवेबल, ये सब आपको यूज होने वाले रेशियोज निकालने के लिए इन सब का टोटल कर आउटर में डालेंगे। तो फिर बाद में उसके बाद में ये टोटल क्विक एसेट्स, तो ये टोटल क्विक एसेट्स एंड देन नॉन क्विक एसेट्स कौन कौन से, तो स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, तो स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस, ये सब नॉन क्विक एसेट्स है, इनका टोटल आउटर में। फिर टोटल नॉन क्विक एसेट्स, टोटल नॉन क्विक हमको मतलब टोटल नॉन क्विक एसेट्स मिल जाएगा। अभी टोटल जो करंट एसेट्स होते हैं, टोटल करंट एसेट्स होगा वो होगा क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट्स का कॉम्बिनेशन, क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक। तो क्विक एसेट्स कौन कौन से होते हैं, तो क्विक एसेट्स जो है वो है कैश हुआ, बैंक हुआ, देन डेटर्स हुआ, बिल्स रिसीवेबल हुआ। तो ये सब क्विक एसेट्स है, ये सब टोटल क्विक एसेट्स हो गए, ये क्विक एसेट्स हो गए। नॉन क्विक एसेट्स की बात करें तो स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एडवांसेस हो गया,
तो ये नॉन क्विक एसेट्स है। तो टोटल नॉन क्विक एसेट्स और बाद में टोटल करंट एसेट्स हमको कैसे रिसीव होगा, तो वो क्विक एसेट्स प्लस नॉन क्विक एसेट्स का कॉम्बिनेशन होगा टोटल करंट एसेट्स। नाउ उसमें से लेस करना होता है करंट लायबिलिटीज। जब हम करंट लायबिलिटीज को उसमें से लेस करते हैं तो हमको क्या रिसीव होता है, तो हमको वर्किंग कैपिटल रिसीव होता है, वी गेट वर्किंग कैपिटल। तो ये तो जस्ट स्पेसिमेन है, आगे आगे हम जब सम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो क्विक लायबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर्स आ गया, आउटसाइड एक्सपेंसेस हो गए, बिल्स पेबल हो गया, तो टोटल करंट लायबिलिटी नॉन क्विक लायबिलिटी एंड देन बैंक ओडी। तो टोटल करंट लायबिलिटीज जो है, टोटल करंट लायबिलिटीज है वो जब आप माइनस करेंगे टोटल करंट एसेट्स से, तो वी विल गेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। तो हमको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। और उसके बाद में एट द एंड वर्किंग कैपिटल और इस सब माइनस करने के बाद में हमको टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, टोटल यहाँ पर हमको क्या रिसीव होगा, टोटल फंड्स, जो टोटल फंड्स एम्प्लॉयड है दैट इज अप्लाइड, हमको टोटल उसका अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जस्ट स्पेसिमेन है। आगे जब आपको यहाँ पे जैसे ये इलस्ट्रेशन दिए कि कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट, तो आपको उसका कन्वर्जन आप लोगों को करना होगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या दिया, हम इसको वर्बली कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो कन्वर्ट करें तो बैलेंस शीट आपको दी है, ये टी फॉर्मेट में दी है, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में है लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड में है एसेट्स। नाउ टी फॉर्मेट में दी हुई है, यहाँ पे कैपिटल है, रिजर्व है, 12% लोन है, करंट लायबिलिटीज है, एंड एसेट्स के अंदर में फिक्स एसेट्स, देन इन्वेस्टमेंट, देन करंट एसेट्स। तो इसको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है हमको 31 मार्च 2019 का, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए वर्टिकल बैलेंस शीट कन्वीनियंट होती है। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड्स, हेडिंग क्या देंगे, सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स में क्या आएगा, ओनर्स फंड कैपिटल। तो यहाँ पर ओनर्स फंड कैपिटल कितना दिया हुआ है, ये जो कैपिटल है 50,000, ये ओनर्स फंड कैपिटल है, तो इसको 50,000 को यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर रिजर्व्स हमको दिया है, तो प्लस हम रिजर्व्स करेंगे, रिजर्व्स 15,000 एंड माइनस उसमें से फिक्टिशियस एसेट करते हैं तो हमको नेटवर्थ मिलता है, राइट। माइनस फिक्टिशियस एसेट करना पड़ता है, जस्ट यहाँ पे हमने स्पेसिमेन में देखा, देखिए माइनस फिक्टिशियस एसेट्स हमको करना होता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं दिया तो उसको ब्लैंक रहने दो। तो यहाँ पर इसको माइनस करना होता है, तो यहाँ पे ब्लैंक या तो आप डैश कर दो या नील लिख दो। तो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 65,000 हो जाता है। अभी बोरोड फंड्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, उसमें से बोरोड फंड्स हमको माइनस करना होता है। तो बोरोड फंड्स हम माइनस करेंगे तो हमको टोटल फंड अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे बोरोड फंड कितना है, तो 12%, दैट इज 30,000 है ना। ये टोटल करना होता है, सॉरी नॉट माइनस, टोटल करना होता है बोरोड फंड को। तो यहाँ पे 12% जब हम ऐड करेंगे, 12% हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमको बोरोड फंड्स है वो मिलेगा 12% लोन 30,000 हमने ऐड किया तो 95,000 टोटल फंड अवेलेबल हुआ। फिर इसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन फंड्स, एप्लीकेशन फंड्स में हमको क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फंड्स में हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हमको फिक्स एसेट्स दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है 10,000 का एंड करंट एसेट्स 55,000 का। तो एप्लीकेशन फंड्स में सबसे पहले टॉप में फिक्स एसेट्स लिख देंगे, 60,000 फिक्स एसेट्स आ जाएगा। एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। और फिर हमको वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखो, ये जो 90 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको फिक्स एसेट्स दिया है, देन इन्वेस्टमेंट दिया है, देन करंट एसेट्स दिया है। हमको वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमको करंट एसेट्स से फिर है ना हमको लेस करना होगा करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स दिया है हमको कितना दिया है 55,000 करंट एसेट्स है। ये देखिए यहाँ पे दिया है करंट एसेट्स 55, तो हम 55,000 करंट एसेट्स और उसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। तो ये जो करंट लायबिलिटीज यहाँ पे 30,000 दी है, ये हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हम करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो 25,000 है ना हमारे पास क्या आया, वो वर्किंग कैपिटल आया। तो अभी हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कितना है, 60 + 10 + 25,000 टोटल हम करेंगे तो 95,000। तो हमारा जो लायबिलिटीज है, जो सोर्सेस ऑफ फंड्स है वो भी 95,000 आया और यहाँ पे लायबिलिटीज भी हमारा कितना आया 95,000 आया। तो इस तरीके से हमको है ना बैलेंस शीट है ना इसके हेल्प से हमको प्रिपेयर करनी होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बाकी के अभी जो सेकंड है
तो ये भी हम क्विकली कर लेते हैं कि कन्वर्ट द बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट में आपको कन्वर्ट करना है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 जो दी है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, 12% लोन दिया है, करंट लायबिलिटीज दी है, एसेट्स दिया है, फिक्स्ड एसेट्स, देन इन्वेस्टमेंट दिया है, देन करंट एसेट्स दिया है। इजी है लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों के लिए, राइट। तो यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ फंड्स लिख देंगे, जो ओनर्स फंड होता है। तो ओनर्स फंड में क्या आएगा, कैपिटल लिखना है हमको, तो कैपिटल 80,000, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिया है 20,000, तो वो 20,000 हमने लिखा। अभी यहाँ पे इसका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका दोनों का जो टोटल है वो हमारे पास आ जाएगा 80 + 20 1 लाख आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास है ना नेटवर्थ निकालने के लिए, ये नेटवर्थ ही हो गया क्योंकि हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स है, सॉरी फिक्टिशियस हमारे पास एसेट्स है नहीं माइनस करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करने के लिए है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया भी नहीं है, लिखा नहीं है। लेकिन जब है ना कैपिटल एंड रिजर्व सबको ऐड करके हमको है ना माइनस करना होता है फिक्टिशियस एसेट, तो हमको नेटवर्थ मिलता है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं, इस एग्जाम्पल में नहीं दिया है। नेक्स्ट हमको लिखना है ये जो बोरोड फंड्स के अंडर में आएगा 12% लोन, तो 24,000 का लोन, तो टोटल फंड अवेलेबल कितना हो गया, तो वो 1,24,000 टोटल अवेलेबल हो गया। ये करंट लायबिलिटीज का क्या करेंगे, तो ये करंट लायबिलिटीज है ना, हमको करंट एसेट से माइनस करना है। तो आगे अब हम लिखेंगे सेकंड पार्ट जो होगा वर्टिकल बैलेंस शीट का, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहाँ कहाँ फंड्स को अप्लाई किया। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स लिख देंगे, फिक्स्ड एसेट्स दिया है 75,000 का, तो 75,000 का यहाँ पे हमको फिक्स्ड एसेट्स लिख देना है 75,000। फिर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमको, तो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 20,000 का इन्वेस्टमेंट। एंड बाद में वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल आपको याद रखना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो करंट एसेट्स यहाँ पे दिया है 44,000, तो ये 44,000 में से आप माइनस करोगे 15,000, राइट। 44,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो आपको 29,000 आएगा, तो 29,000 आपको आउटर यहाँ पे कॉलम में लिखना है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड के लिए आपको 75,000 + 20,000 + 29,000 इन सबको समअप करना है। समअप करोगे तो 1,24,000 आएगा। इसका मतलब आपका लायबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों का फंड जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है, इट इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड शुड बी इक्वल टू द एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इस तरीके से आपको ये जो टोटल अप्लाइड फंड, मतलब टोटल अवेलेबल फंड कितना, टोटल फंड अवेलेबल कितना है, टोटल फंड अप्लाइड कितना है, वो इस तरीके से आपको रिसीव हो जाएगा। और वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस आता है तो मतलब आपने कहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, तो इस तरीके से करना होता है। तो आई होप आपको ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। क्विकली थियरी होने के बाद में आगे के सम्स मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है ना आपको बेल आइकॉन बटन को प्रेस करने पे मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।